आशीष, एक बार पूरी तफसील के साथ में इस पूरे वाक़े को बता दीजिए। बिल्कुल राहुल, और मैं इस पूरे डिटेलिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है और ऐसे में जब पूरे देश की भावनाएं भी जुड़ी हुई, हमने देखा है कि गलवान के समय क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। मैं सहारा लूँगा जो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सूत्रों के द्वारा हमें एक ऑफिशियल, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफिशियल जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मदद का पहला कि LAC की जो तवांग एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर कुछ एरियाज़ में जो डिफरिंग परसेप्शन है उसको लेकर जो 2006 से चला आ रहा है, वहाँ पर दोनों तरफ की पेट्रोल, यानी कि जो पेट्रोलिंग की जाती है भारत और चीन दोनों की तरफ से, वो पेट्रोल आमने सामने आ गई 9 की शाम को। और 9 तारीख की शाम को ये पेट्रोल आमने सामने आते ही उनके बीच में बातचीत के बाद में झड़प शुरू हो गई। पेट्रोल्स के बीच में झड़प होना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी होता आया है। लेकिन जो नई बात है, बड़ी बात है कि गलवान इंसिडेंट के बाद में पहले पेट्रोल दोनों साइड से हथियार नहीं लेके जाया करते थे, LAC पर उतने हथियार नहीं थे। अब दोनों के पास में पेट्रोलिंग के दौरान भी हथियार होते हैं और LAC पर भी बहुत ज़्यादा हथियार है। आगे जो हमें बताया गया है, दोनों ही साइड्स के बीच में फेस ऑफ हुआ और कुछ जवान दोनों ही तरफ से घायल भी हुए। नंबर्स नहीं बताए गए हैं अभी, लेकिन जो हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला है 20 से 30 सोल्जर्स घायल हुए हैं और उनमें से कईयों को लेके बेस हॉस्पिटल में लाया गया है आर्मी के, और वहां पर उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि विशंबर दयाल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। विशंबर जी, गलवान में जो हुआ वो सिलसिला अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप एक बड़ा फर्क क्या देख रहे हैं, या फिर ये दोनों ही घटनाएं एक जैसी है, बस वक्त अलग है? नहीं, देखिए, दोनों घटनाएं एक जैसी तो नहीं है और वक्त भी अलग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन दोनों घटनाओं में भी फर्क है। देखिए, वो एक बिल्डअप था जिसमें उन्होंने बिल्ड कर रखा था, वो इंतजार में थे, उन्होंने अपना टेंट वेंट लगा रखा था और वो एक फ्लैश पॉइंट था जो कि ग्रेजुअल फ्लैश पॉइंट था। ये एक इंसिडेंट है पेट्रोलिंग का, लेकिन इस इंसिडेंट को इस तरह लेना बिल्कुल गलत है कि हमारी धारणा ये है, उनकी धारणा ये है। कोई धारणा नहीं है। 1962 वॉर पे जहां उसने लड़ाई खत्म हुई थी, जहां तक LC है, जहां वो बैठा है, उसके बाद एक कदम उसका आगे। जनरल विशंबर दयाल ये कह रहे हैं कि अगर परसेप्शन के डिफरेंस का बहाना लेकर चीन ये करता है तो हमको इसका एडवांटेज उसे नहीं लेना देना चाहिए। अगर ये दुनिया में संदेश जाता है कि परसेप्शन का डिफरेंस है और इस वजह से स्कर्मिशेस होती रहती हैं, झड़पें होती रहती हैं, तो हमें ऐसे नहीं होना देना चाहिए। अब जरा आइए, यहां पर ये कहां की बात की जा रही है, ये वो जगह है, ये है आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, और यहां देख रहे हैं वो मैकमोहन लाइन, जिसको असल में ड्रॉ तो किया गया, लेकिन इसको संदर्भ मानना, इसको रेफरेंस मानना चाइना ने अपने हिसाब से हमेशा ये किया है। जिस जगह उसको जितना सूट करता है वो वैसा करता है। और यहां पर पेट्रोल को लेकर जाहिर है जो झड़प हुई होगी वो ऐसे ही हुई होगी कि हिंदुस्तान के सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने आए होंगे किसी ऐसी जगह पर तवांग में, जहां ये परसेप्शन का बहाना चाइना ले सकता है कि ये तो हमारी जमीन है। हिंदुस्तान ने यह कहा होगा कि ये आज आपकी जमीन कैसे हो गई, आज से पहले आपको यह भान क्यों नहीं था, और इसको लेकर बात शुरू हुई होगी। निश्चित रूप से इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। तो ये जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में ये आप देख रहे हैं मैकमोहन लाइन जो एक बाउंड्री बनाती है चाइना के साथ, वो आप देख रहे हैं। और यहां अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना का मंतव्य क्या रहा है, वो क्या सोचता रहा है ईस्टर्न सेक्टर के बारे में, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन की आड़ लेकर जो ये गड़बड़ फैलाने की कोशिश की गई है, 9 तारीख रात की ये बात है, दोनों ही तरफ के ये बताया जा रहा है कि सैनिक जख्मी हुए हैं और इनकी तादाद 20 से 30 के बीच में बताई जा रही है। ये मसला इस बार कितनी गंभीरता के साथ डील किया जाएगा। जून 2020 गलवान हम सबको याद है, आज ये फिर सामने आ रहा है। ये भी इनपुट्स आ रहे थे कि चाइना इस तरीके की गड़बड़ी कर सकता है। ताइवान में वो जो करना चाह रहा है जाहिर वो कर नहीं पा रहा है। शी जिनपिंग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से उनको टेन्योर मिला है और वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप में चाइना सबसे मजबूत है और इसको करने के लिए वो ये गड़बड़ भी कर सकते हैं। ये कहा जा रहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि हम आपको और ज्यादा गड़बड़ हमारे सरहद पर नहीं फैलाने देंगे और इसको पहले ठीक करना और सुलझाना ये प्रायोरिटी होगी और उसके बाद बाकी की चीजों पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं विनोद ऑगस्टीन, जनरल विशंबर दयाल, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। आशीष आपको जानकारी दे ही रहे हैं।
विनोद ऑगस्टीन सर, इस बार इसकी संजीदगी समझाइए इस पूरे मामले की। गौतम, दो चीजें मैं बहुत साफ करना चाहता हूं अपने दर्शकों को। ये अधिकांश जो भारतवासी हैं उनको ये नहीं मालूम है कि तिब्बत का जो सेंटर ऑफ पावर जो हुआ करता था तिब्बत का, वो था तवांग, ना कि लासा। तवांग जो है, सारे तिब्बत के जो लोग ग्रेजिंग के लिए आते थे, जी कहते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं जी, ग्रेजिंग ग्राउंड। ये जो ग्रेजिंग ग्राउंड में ये अपने याक वगैरह लाते थे, और उसका जो सारा जो जिम्मेदारी या उसका जो कलेक्शन हुआ करता था वो तवांग मोनेस्ट्री लेता था। तवांग मोनेस्ट्री और ये जो एरिया है तिब्बत के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एरिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अब दर्शकों को ये भी मैं बताना चाहूंगा, चाइना इस पूरे इलाके को साउथ तिब्बत बोलता है। आज भी चाइना जो है यहाँ के लोगों को कागजी वीजा देता है, ना कि स्टैम्प्ड वीजा या कोई चिपकाने वाला वीजा पासपोर्ट में। हमारे दोस्त एक जो यहाँ को बिलोंग करते हैं, अभी वो पॉलिटिक्स में हैं, वो जब चाइना जा रहे थे उनको एक कागज का वीजा दिया गया। तो चाइना ये इस पूरे इलाके को अपने पॉकेट में लेने के मंसूबे में आज नहीं, पिछले 30-40 साल से घूम रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज गौतम मैं बताना चाहूंगा, 1950 से पहले चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क था ही नहीं, और बहुत कम लोगों को ये बात पता है। हमारा पड़ोसी मुल्क था तिब्बत, और तिब्बत एक अलग मुल्क था, और तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया, जैसे उइगर एंड जिनजियांग प्रोविंस को उन्होंने एनेक्स किया। तो चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है सर, ये आपको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि किस तरीके से तिब्बत को कब्जा किया गया, कैसे तिब्बत की निर्वासित सरकार यहां से चल रही है। ये मैं आपके पास लौटता हूं जरा, लेकिन पहले जाना चाहता हूं प्रीति के पास। प्रीति आपको बहुत अच्छे से बताएंगी कौन सी वो जगह है, नक्शे में जरा देखिए और समझिए। देखिए, एक बात तो तय है दिनेश, ये पूरा जो इस वक्त स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसके लिए वो इलाका, वो एरिया समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये वो तवांग का हिस्सा है जहां पर खबर आ रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा झड़प की जानकारी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कैजुअलिटीज हमारे यहाँ नहीं हुई है, बल्कि चीन की तरफ से भी जो सैनिक हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, पेट्रोलिंग के साथ यहाँ पर कर रहे थे लगातार गश्त, वो भी यहाँ पर जख्मी हुए, और उनका भी जो नंबर है वो ज्यादा हो सकता है। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है इस तवांग झड़प में, जानकारी मिल रही है कि यहीं हुई है झड़प। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो हमने आपको लोकेट करके दिखाया हुआ है, ये पूरी वो इलाका, वो एरिया है जहां पर झड़प होने की खबर मिल रही है, जिसमें हमारी तरफ से यानी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट आ रही है वो ये कि 9 दिसंबर को तवांग में झड़प हुई है। यहां पर 20 से 30 हमारे सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिकों ने इसमें जवाबी कार्रवाई दिनेश नहीं की है, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है, और वहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि चीन के भी कई जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि हमने देखा था गलवान में, दिनेश आपको याद होगा, बहुत समय तक चीन अपने घायल और मारे गए जवानों का डेटा छुपाता रहा था, लेकिन आखिरकार इंटरनेशनल मीडिया ने वो खुलासा किया था। इसका भी इंतजार कीजिए, जल्द ये डेटा सामने होगा।